नाउ क्वेश्चन 30 का बी पार्ट देखिए। Three vectors A vector, B vector and C vector satisfies the condition A vector plus B vector plus C vector is equal to 0। हमें एक कंडीशन दे रखी है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। मैं लिखता हूं यहां पर द गिवन कंडीशन इज वो है हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है इवेल्युएट द क्वांटिटी A वेक्टर म्यू इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर। जब हमें दे रखा है कि A वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, A वेक्टर का मॉड्यूलस इज 3, B वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4, C वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2। ये हमें दे रखा है और हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड। क्या है? म्यू निकालना है और म्यू है हमारा A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब ये हमें कहां से मिलेगा? थोड़ा आप केयरफुली सोचें तो ए बी सी, यहां ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। अगर मैं इसका खुद के साथ ही प्रोडक्ट कर देता हूं तो यहां पर ये वाली कंडीशन कहीं मल्टीप्लाई में बन जाएगी। अब इसका ना दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो। यहां पर ये 0 वेक्टर दे रखा है आपको। जब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0 वेक्टर का मॉड्यूलस, और 0 वेक्टर का मॉड्यूलस 0 होगा क्योंकि जो 0 वेक्टर है वो होगा 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। और जब उसका मॉड्यूलस लेंगे तो रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और वो 0 ही बन जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की मॉड्यूलस का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 हो गया। वी नो दैट कि हम किसी भी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। यानी उसका खुद के साथ प्रोडक्ट किया तो वो ए वेक्टर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो मैं ए वेक्टर के मॉड्यूलस के स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं ए डॉट ए। अब ध्यान से देखें, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए का ए के साथ, यहां पे आया ए डॉट ए, फिर ए का बी के साथ ए डॉट बी, ए का सी के साथ ए डॉट सी, बी डॉट ए, अब बी का कर रहे हैं बी डॉट बी, बी डॉट सी, अब सी का कर रहे हैं सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी इज इक्वल टू में 0। आप ध्यान से देखेंगे ए डॉट ए हो जाएगा ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। मैं लिखता जाता हूं जो जो टर्म्स यहां से हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। बी डॉट बी हो जाएगा बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, सी डॉट सी हो जाएगा सी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ए डॉट बी आप यहां बता दोगे कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ए डॉट बी कर दो, बी डॉट ए कर दो, दोनों का रिजल्ट इक्वल मिलेगा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों को ऐड कर देंगे तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। दोनों, इसको अगले स्टेप में ए डॉट बी लिखोगे तो दोनों जुड़ करके ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा। इसके बाद बी डॉट सी, सी डॉट बी, इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ए डॉट सी, सी डॉट ए, इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इज इक्वल टू 0।
ए वेक्टर का मॉड्यूलस हमें दे रखा था 3, 3 का स्क्वायर 9, बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर 16 प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लिख सकते हो, ए डॉट सी या सी डॉट ए लिख सकते हो। 20, 29 इधर जाकर के माइनस का 29, और आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल है? आप अगर ध्यान से देखें तो यही तो आपका म्यू है जो हमें निकालना है। तो इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं? 2 म्यू यहां रख सकता हूं। 2 म्यू इज इक्वल टू -29। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, -29/2। तो म्यू की जो वैल्यू है वो -29/2 मिल रही है। की कंसेप्ट आपको माइंड में यही रखना है कि खुद के साथ प्रोडक्ट करने से ही कहीं पर म्यू बनेगा, और फिर जहां म्यू बन रहा है उसके प्लेस पर म्यू रखा, बाकी वैल्यूज को एक तरफ लाए हैं तो म्यू की वैल्यू हमें मिल गई है। क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें ये 2 लाइंस दे रखी हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब मान लो हमारे पास क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इस तरीके से हमें पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ होता है। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट जब लाइंस पैरेलल हो जाएं, पैरेलल में क्या होगा कि b1 और b2 या तो इक्वल हो जाएंगे या फिर आपके एक दूसरे के m मल्टीपल हो जाएं, या तो वो इक्वल हो जाएं या फिर वो एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएं, तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। अब जब लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा? वो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, क्योंकि अब दोनों बराबर हैं तो b आ जाएगा, का मॉड्यूलस अपॉन में b वेक्टर का मॉड्यूलस। और आप हमारे इसको देखें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा, यानी जो हमें गिवन लाइंस यहां पर दे रखी हैं वो पैरेलल है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें a2, a1 और b चाहिए होगा। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो इसे नाम दे दो सम 1, इसे नाम दे दो 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector रेस्पेक्टिवली। आप रेस्पेक्टिवली जरूर लिखेंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब है फर्स्ट को इसके साथ, सेकंड को इसके साथ। तो यहां पे a1 वेक्टर क्या आ गया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। a1 वेक्टर इज दिस वेक्टर i प्लस 2j माइनस 4k, और b1 वेक्टर क्या आ गया 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड a2 वेक्टर क्या आ गया, वो आ गया 3i प्लस 3j माइनस 5k। b2 वेक्टर क्या आ गया, दैट इज 4i प्लस 6j प्लस 12k, ये आ गया है। अब इसमें से ही इसको आप b बोल दो, किसी को भी b ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहां b चाहिए होगा। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1 क्रॉस b, इसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं डिटर्मिनेंट मेथड यहां यूज कर रहा हूं फॉर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। a2 माइनस a1 क्रॉस में b, अब देखिए कैसे करेंगे, i j k a2 माइनस, ओके पहले हमें a2 माइनस a1 भी निकालना होगा, तो हम यहां a2 माइनस a1 निकाल देते हैं, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं।
देखिए A2 माइनस A1 निकाल देते। 3 माइनस 1 इज 2 I कैप, 3 माइनस 2 इज J कैप, और जब यहां -5 है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का K कैप। अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू में I J K। A2 माइनस A1 वेक्टर के I J और K के कॉफिशिएंट्स वो है हमारे पास 2 1 -1, B के वो है 2 3 6, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 माइनस, ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, माइनस J, इस कॉलम को छोड़ें, 6 2 12 माइनस, ये माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस K, 3 2 6 माइनस 2, तो यहां पे आ गया आपका 9 I कैप माइनस 14 J कैप प्लस 4 K कैप। दिस इज, अब नाउ हम A2 माइनस आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मोड अपॉन में B वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां ध्यान से देखेंगे, इसका मोड करेंगे ऊपर तो 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और अपॉन में B का मॉड्यूलस लेंगे तो B का मॉड्यूलस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। यहां पे 6 6 12 और 1 13, कैरी 1 आ गया, 9 और 1 10 11 और 8 19, कैरी 1, यहां पे आ गया √293 और यहां पे आ गया √49। अब √49 जो है वो किसके इक्वल होता है? 2√93 अपॉन में 7 यूनिट्स, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो √293 बाई 7 हमारे पास यहां पे आ जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, पहले A2 माइनस A1 फिर उसका क्रॉस B के साथ, और केवल फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ सेक्शन D से क्वेश्चन 32 का A पार्ट देखिए। The median of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2√3 centimeter per second. Find the rate at which its side is increasing. यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो मीडियन है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है वो हमें दे रखा है। अब साइड किस रेट से इंक्रीज होगी वो हमें बताना है। तो यहां समझें कि मान लो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप मान लेते हैं लेट ABC बी आ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x, यानी इसकी जो साइड है वो हमने x मान लिया। अब यहां से एक मीडियन डाली है A से D पॉइंट पर और जिसकी हाइट h है, एंड AD इज द मीडियन ऑफ हाइट h। मीडियन की जो हाइट है वो h है। तो हमें क्वेश्चन में जो DH ओवर DT यानी रेट ऑफ जो मीडियन है, मीडियन यानी h किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी DH ओवर DT हमें दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें dx ओवर dt निकालना है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जो उसकी मीडियन है दैट इज dH ओवर dt, उसका रेट ऑफ इंक्रीज आपको दे रखा है।
आपको dx ओवर dt यानी साइड किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये बताना है। अब ये आप कैसे बताएंगे? हम ये जानते हैं कि मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को आपका बाइसेक्ट करती है, यानी ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, ये भी x/2 और ये भी x/2, एंड यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पे आप ले लोगे इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी आप ले लो, तो यहां पे एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी के स्क्वायर के इक्वल होगा बाई पीजीटी। तो एडी है आपका एच स्क्वायर और ये है x/2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई 4 और ये है x स्क्वायर, इधर ले आओ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एलसीएम इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये आ गया 3x स्क्वायर बाई 4। तो यहां पे आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4, इसको नाम दे दो फर्स्ट। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे आ जाएगा 2h dh ओवर dt एंड यहां पे आ जाएगा 3/4 इंटू 2x dx ओवर dt, दिस इज 2x dx ओवर dt, यहां पे ये आ गया। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमें दिस इज 2h dh ओवर dt, x स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे dh ओवर dt ये है h इंटू dh ओवर dt इज इक्वल टू में यहां पे है 3x/4 dx ओवर dt, ये मुझे निकालना है और मैं इसका ही यहां पर यूज कर लूंगा। तो जो dh ओवर dt है वो मुझे क्या दे रखा है, dh ओवर dt जो है मेरे पास वो है 2√3, ये है 2√3 h और यहां पे है 3x/4 dx ओवर dt। अब देखो dx ओवर dt मुझे मिल जाएगा अगर h और x में मुझे एक रिलेशन मिल जाए, क्योंकि यहां x प्रेजेंट है यहां h प्रेजेंट है, जब तक ये यहां से नहीं जाएंगे तब तक dx ओवर dt मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं यहां से रिलेशन निकाल सकता हूं, मैं h को लिख सकता हूं विच इज √3/2x, तो h के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं √3/2 इंटू x इंटू में 2√3 इज इक्वल टू 3x/4 इंटू में dx ओवर dt। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया और आपका यहां पर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू dx ओवर dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया विच इंप्लाइज dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से हमें क्या मिल गया है, यहां से हमने h और x में रिलेशन निकाल लिया। इनफैक्ट अगर आप h और x में रिलेशन निकाल लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो सिंपल यहां से dh ओवर dt जो है वो √3/2 इंटू dx ओवर dt के इक्वल आ जाएगा। आप दूसरे तरीके से यहां क्या कर सकते हो, मैं ये दूसरा मेथड बता रहा हूं विच इज इजी वन, आप यहां पे कर सकते हो ऐसा निकाल करके dh ओवर dt इज इक्वल टू √3/2 dx ओवर dt। अब dh ओवर dt की वैल्यू दे रखी है आपको 2√3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू dx ओवर dt, √3 से √3 कैंसिल हो गया, dx ओवर dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा एज कंपेयर टू दिस, ये क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है इसको आप कर सकते हैं इजी, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए, sum of two numbers is 5, if the sum of the cubes of these number is least then find the sum of squares of these numbers। ये तो बाद का पार्ट है, हमें पहले इन नंबर्स का जो क्यूब्स का सम है
उसको लीस्ट दिखाना है, मतलब मिनिमम दिखाना है। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमें यहां गिवन है कि जो सम ऑफ नंबर्स है, सम ऑफ नंबर्स हमारे पास 5 है। अब लेट एस डिनोट्स द सम ऑफ क्यूब ऑफ दीज नंबर, लेट एस डिनोट्स द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर्स का क्यूब है उसके सम को हमारा क्या है, एस दिखाता है यहां पे। तो एस को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मुझे इसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो एक वेरिएबल में मेरा एस होना चाहिए, या तो आप इसे एक्स में बना लें या फिर इसको वाई में बना लें। अब बोले सर कैसे बनाएंगे, उसके लिए उसने इसको दे रखा है, यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो 5 माइनस एक्स आ जाएगी, तो यहां पे रख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसे कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ds ओवर dx किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वायर, 3 आगे आएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 5 का तो 0 माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1। इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर यहां माइनस प्रेजेंट है, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन करोगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, माइनस को अंदर ले जाओ, 3 बाहर चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, तो 3 इंटू 5, यहां बचा आपका 2x, यहां बचा माइनस का 5। तो ये आ गया जो ds ओवर dx है वो मेरे पास आ गया है 15 इंटू 2x माइनस 5। अब क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे हम, 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x। इस ds ओवर dx को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, विच इंप्लाइज 15 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 15 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाली टर्म 0 होगी, और यहां से आपको x की वैल्यू 5/2 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/2। अब मुझे x की इस वैल्यू पर इस s को मिनिमम करना है, मतलब आपका लीस्ट प्रूव करना है, तो मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग, इसको नाम दे दो सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2s ओवर dx स्क्वायर जो है 15, तो यहां बाहर वैसे सेम रह जाएगा, ये आ गया 2, दैट इज 30 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका जो डबल डेरिवेटिव है एट द गिवन पॉइंट ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो मैक्सिमम आपका होता है। अब आप यहां पर डबल डेरिवेटिव को इस पॉइंट पर भी निकालना चाहोगे, आप लिख सकते हो एट x इज इक्वल टू 5/2। अब क्योंकि यहां वैल्यू ही कुछ पुट नहीं कर सकते, x ही नहीं है, तो विच इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, और फिर आप कह सकते हो हैंस s इज मिनिमम। तो जो s है वो आपका मिनिमम है, या फिर आप इसे लीस्ट कह सकते हो, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब वो कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो पहले तो वो नंबर बता देते हैं हम, तो नंबर्स आर, देखिए x की वैल्यू तो हमारी 5/2 है x, और जो y है, जब आप x को यहां 5/2 रखोगे y भी 5/2 आ जाएगा। और जो सम वो निकालने के लिए वो कह रहा हम करते हैं, दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकाल दीजिए। 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4 एलसीएम सेम 50/4, यानी कि 25/2। तो ये हमने सम निकाल दिया।
तो क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, पहले नंबर्स मान लिए, फिर उनका सम 5 था, उनके क्यूब्स का सम लिया, फिर उसको एक वेरिएबल में बनाया, डेरिवेटिव करके x की वैल्यू निकाली, क्रिटिकल वैल्यू, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके सम को मिनिमम किया, एंड आफ्टर दैट नंबर्स निकाल दिए। नंबर्स निकालने के बाद वो कह रहा था कि उनके स्क्वायर्स का सम और बता दीजिए, जो 25/2 हमारे पास यहां पर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन 33 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, i इज इक्वल टू में 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स ऑफ sin x dx, ये हमें दे रखा है और हमें इसको सॉल्व करना। ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है अगर आपको वो वैल्यूज यहां दिख जाती है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर, sin x cos x tan इनवर्स ऑफ sin x dx, और यहां लिमिट्स है 0 to π/2। अब अगर आप sin x को पुट करते हैं तो cos x dx यहां से चला जाएगा, तो हम पुट कर देते हैं sin x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt, और लिमिट्स भी चेंज होंगी। जब आपका x 0 है, x को 0 रखोगे तो t क्या आ जाएगा, t हो जाएगा sin 0 इज 0, और जब x π/2 है तो t क्या आ जाएगा, sin π/2 दैट इज 1। ये हमारे पास आ गया। तो यहां पे अब हम रखते हैं 2 0 to 1, इसके प्लेस पर t आ जाएगा, cos x dx जो है वो बन जाएगा आपका dt, ये बन गया dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आई, बाई पार्ट से लगाकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहला फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो यहां पे क्या हो गया देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी टी का हो गया t²/2, ये 2 बाहर है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t², और इसका हो जाएगा t²/2 dt। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, इस पे आप लिमिट्स लगा देंगे, 2 सबके बाहर है, और यहां पे तो लिमिट्स लग जाएंगी 0 to 1, और यहां पे है 0 to 1। 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को बाहर ले लेंगे तो यहां पे tan इनवर्स t इंटू टी बचेगा 0 to 1, और यहां 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 to 1। अब यहां पर है t²/1 प्लस t²। अब कितनी ही बार हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। यहां पे आप इसको फिलहाल ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये हो गया tan इनवर्स 1, और यहां 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा सारा कुछ, माइनस एक बार इसको इसके अपॉन में लिख देंगे, तो 1 प्लस t²/1 प्लस t² माइनस 1/1 प्लस t² dt, और ये 0 to 1। यहां पे बचा tan इनवर्स 1 माइनस, अब ये इससे कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका t, माइनस 1/1 प्लस t² का होता है tan इनवर्स t, और ये 0 to 1। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहां पे, और इसका इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स पुट कर देंगे, तो यहां पे बच गया है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस अपर लिमिट पुट करोगे यहां पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 1
और माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 माइनस टेन इनवर्स 0। अब ध्यान से देखिए, हम दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। जो हमारा टेन इनवर्स 1 है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा के इक्वल, तो टेन इधर आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को आप लिख सकते हो टेन पाई बाई 4। इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, यानी ये पाई बाई 4 के इक्वल हो गया। और टेन इनवर्स 0 को मैं मान लेता हूं सम फाई के इक्वल, तो टेन फाई जो है वो हो गया 0, और 0 किसके इक्वल होता है आपका, टेन 0 के होता है, तो फाई की वैल्यू आ गई 0। यानी टेन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाई 4 बन गया है, और टेन इनवर्स 0 जो है वो 0 बन गया। तो यहां इसके प्लेस पर लिख दोगे पाई बाई 4 माइनस, यहां पर है 1 माइनस पाई बाई 4 माइनस, ये तो सारा कुछ 0 ही बन गया। तो यहां पे आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4, 45 प्लस 45 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 1 आ रही है। किस तरीके से हमने किया है, पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, फिर यहां साइन एक्स को पुट कर दिया, लिमिट्स को चेंज कर दिया, बाई पार्ट्स लगा करके हमने यहां इसका इंटीग्रेशन किया है, और केवल लिमिट्स यहां पर पुट कर दी हैं, तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 34 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू 70x प्लस 40y। हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन p दे रखा है 70x प्लस 40y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, और हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। तो पहले जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, हम उनका ग्राफ बनाने के लिए उस पर दो दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पहले वाले के लिए, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वलिटी का। तो इक्वेशन का ग्राफ आप बनाएंगे, x y, x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3। उसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9। x को 0 रखेंगे y 9 और y को 0 रखेंगे x 3। ये हमारे पास आ गया यहां पे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ इसका किस तरीके से बनेगा। देखिए जरा, वैल्यूज जो हैं वो आपकी कहां तक जा रही हैं, वो 9 तक जा रही है। तो 2 2 के इंटरवल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यहां पे -2 और यहां पर भी -2। ज्यादा बड़ी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। यहां पर है x0 y 4.5, तो 4.5 सम यहां पे होगा आपका x0 y एक्सिस पर, 3,0 यहां पर होगा, तो इसे मिला देंगे, ये बन गई लाइन। तो ये है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, x0 y9, x0 y9 यहां पर, x3,0 यहां पर, दोनों को मिलाकर के लाइन बना देंगे। ये है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इन लाइंस को ड्रा करने के बाद, और इनका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें चेक करना है कि इनका फिजिबल रीजन किस तरफ आ रहा है। दोनों लाइंस हैं, अब उनके इस तरफ या इस तरफ का कोई हम एक पॉइंट इसमें रखकर चेक करते हैं। तो सबसे आसान रहता है ओरिजिन को पुट करना। तो यहां इस वाले के अंदर ले लो पहले 3x प्लस 2y। अब ये लेस देन या ग्रेटर देन वाला ही सिंबल आपको लेना है, इक्वल टू वाला नहीं लेना। ओरिजिन को इसके अंदर पुट कर दो, तो 0 इज लेस देन 9। क्या ये बात सही है? अब ये बात सही है, मतलब इस लाइन का फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी इस वाले का ओरिजिन की तरफ होगा फिजिबल रीजन। ऐसे ही दूसरे वाले में पुट कर देंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 9, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फिजिबल रीजन बनेगा आपका। दिस विल बी द फिजिबल रीजन, उसको आप शेड कर देंगे। अब जो फिजिबल रीजन आपको मिला है उसके कॉर्नर पॉइंट्स आप निकालेंगे। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स है 0,0, ये वाला है 0,4.5 और ये वाला है 3,0, यानी सारे पहले से ही दे रखे हैं, तो ये तो आसान हो गया। अब हम इस P की वैल्यू निकालेंगे एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, तो यहां पुट कर देंगे 0 + 0 = 0, उसके बाद P एट 0,4.5, यहां पे आ जाएगा 70 × 0 0 हो गया, 40 × 4.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 5 20 180। उसके बाद P एट 3,0, यानी यहां पे आ जाएगा 70 × 3 + 0 = 210, और यहीं पर ये क्या है, मैक्सिमम है आपका। तो आप लिखेंगे कि P इज मैक्सिमम एट, P जो है वो मैक्सिमम है किस पर, P इज मैक्सिमम एट 3,0, यानी इस पॉइंट पर जो P है हमारा वो मैक्सिमम है। तो किस तरह से किया है हमने, पहले जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे थे उनका ग्राफ बनाया, फिजिबल रीजन को फाइंड आउट किया, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, उसके बाद उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर P की वैल्यू फाइंड आउट की, और फिर उसके बाद जिस पर भी वो मैक्सिमम आया है वो हमने यहां पर बता दिया है। नाउ क्वेश्चन 35 का ए पार्ट देखिए। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हुआ है और उसमें किसी क्वेश्चन को आंसर करना है। स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, दो ही केसेस दे रखे हैं कि या तो उसको आंसर पता है या फिर वो आंसर को गैस करता है। Let 3/5 be the probability that he knows the answer. इस बात की probability कि वह आंसर जानता है 3/5 है, and 2/5 be the probability that he guesses. वो गैस करता है, इस बात की probability 2/5 है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/3. मतलब उसने गैस किया है और उसका आंसर सही हो गया है, इस बात की probability 1/3 है। What is the probability that student knows the answer? इस बात की probability बता दीजिए कि बच्चे को आंसर पता था, given that he answered it correctly. ये हमें पता चल गया है पहले से कि आपका आंसर सही दिया गया है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, पहले हम इवेंट्स को नाम देते हैं। हमने मान लिया let E denotes the event that student knows the answer, कि उसको आंसर पता है। बढ़िया। इसके बाद हम कहते हैं कि F denotes द, या फिर ऐसा कह दो इवन E2 denotes द इवेंट, आप डैश डैश नहीं, आप पूरी लाइन लिखेंगे, he guesses the answer, कि वो आंसर को गैस करता है। एंड मान लो A denotes द इवेंट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली, मतलब क्वेश्चन का सही आंसर देना, ये हमने ए इवेंट मान लिया। अब हमें ये वैल्यूज दे रखी है, P1 कि वो आंसर को जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। P2 वो आंसर को गैस करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5। एंड एक प्रोबेबिलिटी और दे रखी है, assuming that a student who guesses at the answer will be correct, मतलब उसने गैस कर लिया है और उसका आंसर सही हो। assuming that student who guesses at the answer will be correct, यानी सही आंसर देना। PA/E1, देखिए जरा मैं लिखता हूं, PA/E1, E1 पहले से हो चुका है, यानी बच्चे को आंसर पता है। आप ध्यान से देखेंगे, E1 पहले से हो चुका है। अब E1 है क्या, आंसर को जानना, मतलब ये पहले से हो चुका है कि बच्चा आंसर जानता है, तो सही आंसर देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1।
वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है लेकिन हमें पता है। जब अगर मुझे आंसर पता है किसी क्वेश्चन का तो वो सही ही होने वाला है, ये तो श्योर इवेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। उसके बाद पी ए बाई ई टू हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ई टू पहले से हो चुका है, मतलब वो गैस करता है, और गैस करने के बाद वो सही आंसर देता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है? What is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? मतलब करेक्ट आंसर दिया जा चुका है पहले से। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो, ही नोज द आंसर। नोज द आंसर मतलब E1, तो हमें निकालना है पी E1 बाई ए। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट student knows the answer, given that question answered correctly, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब यहां आप बेस थ्योरम लगाएंगे, बाई बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी E1 बाई ए हो जाएगा आपका पी E1 इंटू पी ए बाई E1 अपॉन में पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2, इसके इक्वल हो गया। अब सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। पी E1 कितना है? 3/5, पी ए बाई E1 है 1, 3/5 इंटू 1, 2/5 इंटू 1/3, तो ऊपर तो है 3/5, नीचे एलसीएम आ जाएगा 15, तो 5 से 3 9, यहां पे 2, 3/5, 15 सबसे ऊपर और ये 11, तो यहां पे आ गया 9/11। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी की सही आंसर दिया जा चुका है और ये बच्चा आंसर जानता है, वो 9/11 बाई बेस थ्योरम हमने यहां पर निकाल दी है। 35 का बी पार्ट देखिए, क्या कह रहा है? ए बॉक्स कंटेन्स 10 टिकट्स। हमारे पास इसका बी पार्ट है, बॉक्स कंटेन्स 10 टिकट्स। कैसे? यहां पे रुपीज 8 की जो टिकट्स हैं वो 2 हैं, रुपीज 4 की जो है वो आपकी 5 है, एंड रुपीज 2 की जो है वो 3 है। इस तरह से डाटा दे रखा है। इफ 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक टिकट निकाली जाती है, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द प्राइस, तो प्राइस की ही मीन वैल्यू निकाल दीजिए। यानी रैंडम वेरिएबल क्या है? प्राइस है आपका। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट x denotes the random variable of price। अब ध्यान से देखिए, जब टिकट ये है तो क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है जरा देखिए जब टिकट ही ऐसी है तो प्राइस ज्यादा से ज्यादा 8 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 2 का हो सकता है। x क्या है? प्राइस। अब वहां पे जो रुपए हैं वो 8 है, 4 है और 2 है। 8 4 2 रुपए की टिकट है, तो x क्या क्या हो सकता है? x8 हो सकता है, x4 हो सकता है, x2 हो सकता है। अब हम निकालते हैं px इज इक्वल टू 8, probability that price of ₹8, probability of giving price of ₹8, तो वो क्या हो जाएगी जरा देखिए। 8 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 हैं, और टोटल कितने हैं आपके पास? 10 है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया 2/10। उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकालेंगे, ₹8 टिकट यहां लिख देना, ₹8 टिकट, और यहां ₹4 टिकट का कितना आ जाएगा? देखिए 5 है तो 5/10। उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी ₹2 की टिकट
वो हो जाएगा 3/10। तो सभी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है प्राइस का। तो यहां पे हम लिखते हैं x, यहां पे लिखेंगे हम px। तो यहां पे x कितना है हमारा, वो है हमारा दैट इज 8, 4 एंड 2। और इसका px कितना है 2/10, इसका है 5/10 और इसका है 3/10। हम निकाल लेते हैं x px दोनों का प्रोडक्ट। ये हो गया 16/10, ये हो गया 20/10, ये हो गया 6/10। और समेशन ऑफ x px जो है वो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम सभी का सेम है, 10 ऐड कर देते हैं, 16 प्लस 20 प्लस 6, यानी कितना हो गया ये 42/10 यानी 4.2। तो यही क्या होता है हमारा मीन, जिसको कि हम म्यू कहते हैं, वो आपका समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, या फिर ऐसा कह सकते हो समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई। वही बात है, आई जब हम लेते हैं जब वैल्यूज चेंज हो रही हो, तो यहां एक्स पी एक्स लिया है क्योंकि एक्स अपनी अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। तो ये काफी इजी था भाई। 8 रुपए के कितने टिकट हैं 2/10, प्रोबेबिलिटी मिल गई। 4 के हैं 5, 5/10, 2 के कितने हैं 3, 3/10। उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, प्रोडक्ट किया, तो हमें मीन यहां पर मिल गया है।